बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ अदील सरफराज मौजूद हैं। आज मंगल 6 अगस्त है। शाराए दस्तूर इस्लामाबाद पर दो इमारतें साथ साथ हैं, पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और इन दोनों इमारतों में इस वक्त जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगले 10 से 15 दिन में इस लड़ाई का एक बहुत ही बड़ा नतीजा हमारे सामने आ चुका होगा, क्योंकि आज कौमी असम्बली की तरफ से हुकूमत ने अपना सबसे बड़ा कार्ड खेल दिया है। और ये कार्ड क्या अदलिया को नकेल डालने में कामयाब होगा, क्योंकि लगता यही है कि इसका मकसद ये है कि अदलिया को कंट्रोल करना है। जिन जजेस ने 8 जजेस ने फ़ैसला सुनाया था 12 जुलाई को मखसूस नशिस्तों का, उसमें 4 मुस्तकबिल के चीफ़ जस्टिस साहिबान शामिल हैं। उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद। और इनके फ़ैसले का असर ज़ाइल करने के लिए जो आज कौमी असम्बली से कानून पास हुआ है, लगता यही है कि अगले चंद घंटों में 12 से 14 घंटों में सेनेट ऑफ पाकिस्तान से भी खबर आ जाएगी कि ये कानून पास कर लिया गया है और उसके बाद सदर मुमलिकत इस पर दस्तखत कर देंगे। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होगा? कानून ये पास किया गया है कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनका किसी भी सियासी जमात को ज्वाइन कर लेना, उसमें शामिल हो जाना नाकाबिले तनसीख होगा। लेकिन क्या इसका माजी से इतलाक़ हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट के ये 8 जजेस अपने फ़ैसले पर अमल दरामद के लिए किस हद तक जाएंगे, या फिर वो जो जुडिशल रिस्ट्रेंट की बात की जाती थी, वो जुडिशल रिस्ट्रेंट अदालती तहम्मुल उमरता बंदयाल के दौर में जो किया जाता था वही होगा? एक तो ये मामला है। और फिर अदील से ये भी पूछेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स चल रही हैं, ये क्या खबर आई कि जस्टिस मंसूर अली शाह को एक कमेटी थी, उस कमेटी की सरबराही से हटा दिया है, उसकी क्या वजह है? फिर किसी जज की, सीनियर जज के ड्राइवर को तब्दील करने, वापस लेने की बात आई, फिर रिसर्चर की बात आई। अदील सरफराज साहब, सबसे पहले तो ये तो एक्सपेक्टेड था, हुकूमत ने पहले दिन से इस डिसीजन के ऊपर तनकीद करना शुरू की, जो मखसूस नशिस्तों का कि जो पार्टी फरीक नहीं थी, जिसने मांगी नहीं थी, उसको नशिस्तें दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने ये क्या किया? उसके बाद इन बयानात के बाद चीफ मिनिस्टर पंजाब ने एक लंबी चौड़ी तकरीर कर दी, इन जजेस को ज़मीर बिके हुए कह दिया, कहा कि जनाब ये टोला है, हम इनके लिए आसान नहीं होने देंगे। इससे अब स्टेप अहेड जो है वो चले जाते हैं। एक दो जो जजेस हैं उनका इख्तलाफी नोट, उसको अक़लियती फ़ैसला और फ़ैसला करार दे के हुकूमत ने उसको भी पकड़ लिया और अब ये कानून साजी कर दी गई। ये तो सबसे बड़ा कार्ड है। अब लड़ाई क्या रुख इख्तियार करेगी? सर, बज़ाहिर तो नज़र ये आ रहा है कि हुकूमत अब काफ़ी हद तक फ्रस्ट्रेटेड है। अव्वल तो बात ये है, ये जो कानून सेल्फ है, ये एक तो नज़र आ रहा है ऑन द फेस ऑफ इट। आप कानूनी माहिरीन से बात करें, किसी से भी बात करें जो थोड़ी सी भी लीगल सेंस रखता है, कि ये कानून ज़्यादा देर टिक तो नहीं पाएगा। अगर अदालतों में ये मामला आएगा, इवेंचुअली इस कानून ने स्ट्राइक डाउन हो जाना है। और उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये कानून ख़ुद है, क्योंकि ये एक अदालती फ़ैसले को रिडंडेंट करने, उसको गैर मौसर करने के लिए लाया गया है। तो ये एक जवाज़ काफ़ी होगा मेरे ख़्याल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए कि इस कानून को ही वो स्ट्राइक डाउन कर दे। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है इस कानून का, और अभी मुख्तलिफ जो मरहले हैं उनमें ये मामला आ रहा है। पहले एक पार्लिमानी कमेटी ने मंजूरी दी और फिर मामला आज कौमी असम्बली से मंजूर हुआ। ये बिल अब सेनेट जाएगा, उसके बाद सदर मुमलिकत ने दस्तखत करने हैं, तो ये इसमें वक्त लगेगा। और बज़ाहिर नज़रिया आ रहा है कि ये शायद कोई प्रेशर टैक्टिक है, जजेस साहिबान पर दबाव डाला जा रहा है कि आप अपना जो फ़ैसला है तफसीली वो जारी कर दें। और जो 2 जजेस साहिबान ने नोट लिखा है, जिसको मैं तो इख्तिलाफी नोट ही कहूँगा, बहुत से लोग गो के उसको फ़ैसला तस्वर करते हैं, उन्हें भी मालूम है कि उस फैसले की, लेकिन इख्तिलाफी नोट के लिए भी हैरान कुन बात ये नहीं है कि एक जज जो है वो अगर इख्तिलाफी नोट जारी कर रहा है, वो जिसके से इख्तलाफ करते हुए वो नोट जारी कर रहा है, वो चीज़ तो अभी मौजूद ही नहीं है, तफसीली फ़ैसला नहीं आया, तो ये तो मिसकंडक्ट है। एक जज जो है वो कैसे इख्तिलाफी नोट जारी कर सकता है जब डिसीजन ही मौजूद नहीं है? यही तो बात हमारे लिए हैरान कुन है। और ये अनप्रेसिडेंटेड हुआ है इस दफ़ा जो हुआ है कि आपने पहली दफ़ा आपने ये कह दिया जी कि 14 दिन है, 14 दिन के अंदर आपने जजमेंट नहीं दी। 14 दिन के अंदर बहुत सारी जजमेंट्स हैं जो 184(3) की हैं जो अभी तक नहीं आई, उनमें नैब तरमीम का भी एक मामला है, बहुत से ऐसे मामलात हैं। मगर ये जो जजेस साहिबान ने 14 दिन का एक उज़र पेश करके अपना नोट जारी किया है, उससे मैं तो जोड़ूंगा इस कानून साजी को।
मुझे तो ये एक ही सिलसिले की दो मुख्तलिफ नहीं, कड़ियाँ लेकिन नज़र आ ये रही हैं। कैसे हो सकता है आदिल सरफराज साहब के 12 जुलाई को डिसीजन जो है वो आया, और उस डिसीजन में पहले दिन जो 17 सफ़ात का डिसीजन आया उसमें अप फ्रंट सबसे ऊपर मौजूद था जस्टिस जमाल मंदोखेल, और जिससे एग्री किया काजी फ़ाइज़ ईसा ने। उसके बाद 8 जजेस का फ़ैसला था, उसके बाद याह्या अफरीदी साहब का, और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान, और जस्टिस नहीं, उसके बाद याह्या अफरीदी साहब का, और फिर इनका याह्या अफरीदी पर नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान का फ़ैसला था, वो इकट्ठे जारी हुए। अब यानी कि उस दिन जो आपने फ़ैसला सुना दिया था, यहाँ पर मामला ये है कि तफसीली फ़ैसला तो आया नहीं, तो इख्तलाफी नोट कैसे आ सकता है जब आपने कोई बात आपके जहन में मौजूद है, अभी कोई बात अदील सरफराज, और मैं उस आपके जहन में मौजूद बात का रद्द जो है वो पेश कर सकता हूँ। मैंने आपको उस दिन भी, जिस दिन ये नोट आया था, हमने एक व्लॉग में ये बात की थी, मैंने कहा था कि ये मुझे नोट जो है ना, ये बेसिकली तो एक सेकंड वर्जन है, या आप कह सकते हैं तसलसल चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के उस इख्तिलाफी नोट का, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जब नून लीग की नज़रसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर ना हो सकी लिखा था। बेसिकली तो वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो धड़ेबंदी है जजेस साहिबान की। अब आप बात कर रहे हैं ना लीगली ये क्यों कर उन्होंने लिखा है, आपकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि जब तक एक तफसीली फ़ैसला नहीं आ जाता, अब देखें ना, रिव्यू फिक्स ना करने की जो दो जजेस साहिबान वजह बता रहे थे, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, वो ये थी कि तफसीली फ़ैसला तो आने दें, तफसीली फ़ैसला आने के बाद ही रिव्यू फिक्स होगा। और मेरी जो अपनी लीगल अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ी बहुत जो हमने कोर्ट्स को कवर किया है, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर 14 दिन का लिखा गया है कि फ़ैसला आने के 14 दिन के अंदर अंदर रिव्यू को फिक्स किया जाए, वो बेसिकली हतमी फ़ैसला होता है, डिटेल जजमेंट होती है। अब उसको मिसकंस्ट्रूट किया जा रहा है मुख्तलिफ जजेस साहिबान की जानिब से कि जिस दिन फैसला सुना दिया जिस गया दिन था। मुख्तसर फैसला सुना दिया गया, अब देखें ना, मुख्तसर फैसला सुनाया गया है, उसकी वजूहात तो नहीं बताई गई। अब जो सवालात इन दो जजेस साहिबान ने अपने उस नोट में, उस मुख्तसर हुक्मनामे को, उसको तो हम फैसला भी नहीं कहेंगे, उस मुख्तसर हुक्मनामे में जो बातें कही हैं उनके ऊपर ये एड्रेस कर रहे हैं। हो सकता है जो सवालात ही उठा रहे हैं उसका जवाब वो तफसीली फ़ैसले में दे दें। जो कानून जो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है उसकी अभी तक वजाहत नहीं आई। इसकी वजह यही है कि उनको मालूम है ये वजाहत आ जाएगी तफसीली फ़ैसले में, और शायद अब नर्व्स की गेम है, जो असल मामला है ना, वो आसाब का खेल है। तो इसमें जो ओल्ड टेक्स्ट बुक है उसको उठाया गया, और उस टेक्स्ट बुक में जो तरीक़ाकार था कि जस्टिस उमर अता बंदयाल जिस वक्त चीफ जस्टिस थे, इसी सुप्रीम कोर्ट से एक फ़ैसला आया, वो था पंजाब में इलेक्शंस करवाने का। उसमें डायरेक्शन दी गई थी, जहाँ तक मुझे याद है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को, जो फाइनेंस के सेक्टर फाइनेंस है, फाइनेंस डिवीज़न है, कि वो पैसे जारी कर दें। इन 3-4 को जो है वो हिदायत जारी की गई थी, और अगर वो फ़ैसला उस पर अमल दरामद ना होता तो तौहीन जो है वो इनके ऊपर लगती, जिन 4 को डायरेक्शन दी गई थी। उस वक्त तरीक़ाकार ये अपनाया गया था कि तौहीन के दायरे को इतना फैला दो, उसको इतना कि किस किस पर लगाएंगे। उस वक्त पार्लियामेंट में तकरीरें करा दी गई। जो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना है उसने पैसे जारी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि स्टेट बैंक उनके पास आ गया था, वहाँ से इनकार करवा लिया। वफाकी काबीना से शहबाज शरीफ की जो उस वक्त की है उसके खिलाफ एक जब सब आपके मातहत हों तो आप फिर एक करारदाद पास करवा दी कौमी असम्बली से उस वक्त के जो फैसला था उसके खिलाफ। तो वो इतना फैला दिया था दायरा कि अब उनके सामने भी जस्टिस उमर अता बंदयाल के भी क्या तौहीन लगानी है तो किस किस पर लगानी है। अब ये जो बिल पास कर लिया गया है, इसके बाद अगर हुकूमत अमल दरामद करने के लिए रोक देती है, कह देती है कि इस पर अमल दरामद ना करें, इलेक्शन कमीशन को अगरचे वो एक कहने को एक आज़ाद खुद मुख्तार आईनी इदारा है, और वो अमल दरामद नहीं करते इसके ऊपर, 8 जजेस अपने डिसीजन पर इम्प्लीमेंटेशन करवा पाएंगे या नहीं, करवाने की कोशिश भी करेंगे या नहीं? सर देखें, बड़ी सादा सी बात है। मेरी जो इतलात हैं उसके मुताबिक तो जो हुकूमती हल्के हैं या जो मुक़्तदर हल्के हैं, जो फैसला साज लोग हैं, वो भी अब बहुत सारी चीज़ें जो हैं सोच रहे हैं। उनको भी मालूम है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, क्योंकि मेरी जो ख़बर है उसके मुताबिक तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से भी तमाम फ़रीक़ान राज़ी नहीं हैं, चाहे काजी फ़ाइज़ ईसा हों, इवन शहबाज शरीफ साहब। तो अब मंसूर अली शाह साहब के ऊपर बहुत से लोगों का ध्यान है, और जो हम देख रहे हैं, जो तब्दीली जहनों में आ रही है वो ये आ रही है कि भाई आपने अभी बात की थी इंट्रो में चीफ़ जस्टिस की, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की रिटायरमेंट अक्टूबर में है,
उसके बाद आना है मंसूर अली शाह साहब ने 3 साल के लिए, या अफरीदी साहब को आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते, गो कि उनका फैसला इनसे मुख्तलिफ है, मगर वो आलमोस्ट एक कैंप है। उसके बाद जस्टिस आयशा मलिक हैं, जस्टिस शाहिद वहीद हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर का मैं नाम भूल गया पहले, ये 5 लोग हैं सर। इन लोगों ने चीफ जस्टिस बनना है। ये कैसे हो सकता है? आप एक चीफ जस्टिस को तो चलें ठीक है कर सकते हैं, जस्टिस बंदयाल साहब रिटायर हो रहे थे, आपने उनको गैर मौसर उनको फारिग करने के लिए, या उनको आप कह सकते हैं कि किस तरीके से बिल्कुल ही बेख्तियार करने के लिए काजी फैसल साहब का नोटिफिकेशन 3 महीने पहले कर दिया, ठीक है, आप उनको आप कंट्रोल कर चुके थे। अब इन 5 को आप कैसे कंट्रोल करेंगे? और अभी तो सर बहुत सारे मामलात हैं जो आने हैं इनके सामने, तो अब बहुत सारी चीज़ें जहनों में आ रही हैं उनके, और वो शायद इसी वजह से मुझे जो इतलात मिल रही हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो नोटिफिकेशन वो अब जल्द हो जाएगा, और जो एक्सटेंशन का मामला है वो काफ़ी हद तक ख़त्म होता नज़र आ रहा है। अच्छा, तो ये जो अमल दरामद की आप बात कर रहे हैं ना, अतर मिनल्ला साहब ने, मैं बहुत दफ़ा ये बात कह चुका हूँ कि अमेरिका में एक तकरीर में अभी हाल ही में सिटी कौंसिल में न्यूयॉर्क की कहा था कि जो अपराइट जजेस होते हैं, जो काबिल जजेस होते हैं, जो इंडिपेंडेंट माइंड के जजेस होते हैं, उनको कभी ये मसला नहीं होता कि उनके फैसलों पर अमल दरामद होगा या नहीं। उनके फैसलों पर अमल दरामद होता है और वो करवा लेंगे। अच्छा, वो तो होता है। अब साथ में मुझे ये भी बता दें कि ये सुप्रीम कोर्ट में ये क्या खबरें चल रही हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह को कमेटी की सरबराही से हटा दिया, जस्टिस मुनीब अख्तर का ड्राइवर हटा दिया, रिसर्चर जो है उसका वक्त पूरा हो गया था, ये बहुत कुछ अनसेरेमोनियल नहीं हो रहा है? कोई रिएक्टिव हो गए क्या? ये एग्जैक्टली क्या हुआ इसकी कहानी? इसमें आ रही हैं सर कुछ इतलात ही हैं, क्योंकि कुछ लोग तो ये मान रहे हैं, जो हमने काजी फैसल साहब के करीबी लोग हैं उनसे जब इस हवाले से जानने की कोशिश की, तो वो ये कहते हैं कि ये रूटीन के मामलात हैं, चाहे वो तबादला हो या रिपेट्रिएशन हो ऑफ द रिसर्चर जो मंसूर अली शाह साहब के ड्राइवर हैं, मुनीब अख्तर साहब के, ये रिपेट्रिएशन 5 साल उनके मुकम्मल हो चुके थे, क्योंकि 3 साल के लिए डेपुटेशन पे वो लोग आते हैं, मगर 2-2 साल उनको मजीद एक्सटेंड किया गया था, और ये रिवायत है सुप्रीम कोर्ट में, अक्सर ऐसा होता है, मगर 5 साल से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। सवाल यहाँ पर सर ये उठता है, ये बेशक मामूल के मामलात हैं, सिर्फ एक रिसर्चर को फारिग नहीं किया गया, नाम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के रिसर्चर का है, दीगर भी कई लोग हैं जिनको भेजा गया है वापस उनके पेरेंट डिपार्टमेंट में। टाइमिंग मैटर करती है। 12 जुलाई के बाद 22 जुलाई को एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें आप जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर प्यूनी जज जो हैं उनकी सरबराही में एक कायम कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट कर देते हैं, उनमें नए जजेस को शामिल कर देते हैं उस कमेटी में। जो टाइमिंग है, मैंने फिर इस हवाले से इन पर्टिकुलर चीफ जस्टिस के कुछ करीबी लोगों से बात करने की कोशिश की, मैंने उनसे जानने की कोशिश की कि भाई ये क्या हो रहा है, जो हम सोच रहे हैं क्या वही हो रहा है? तो उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने दावा किया कि भाई एक्चुअल में ये जो नाम है जो आप कमेटी में शामिल किए गए हैं, ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की ही ख्वाहिश पर किए गए हैं। उनके मुताबिक जहाँ तक उनको याद पड़ता है, मंसूर अली शाह साहब ने ही इनको रिकमेंड किया था एज मेंबर्स या एज चेयरमैन। उसमें या अफरीदी साहब हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं, जस्टिस शाहिद वहीद हैं। मसला सर ये है, जो हमारे ज़राए हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि भले ही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उनको ये प्रपोज़ किया था, मगर शायद उन्होंने कुछ अरसे के बाद के लिए ये प्रपोज़ किया था, क्योंकि शायद उन्होंने कुछ प्लान कर रखे थे। उन्होंने शायद जाना था कुछ अरसे में अमेरिका, कुछ मीटिंग्स थी, और आर्बिट्रेशन का मामला आपको मालूम है, और इसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बड़ा काम किया है। उस कमेटी में मखदूम अली खान, फैसल नकवी, बड़े सीनियर कानूनदान जो सीरियस नोहियत का काम करते हैं, इंटरनेशनल लॉ के ऊपर जिनकी ग्रिप है, और उसके लिए पाकिस्तान के मामलात आपको पता है बैनुल-अक़वामी सतह पर बड़ा बिगाड़ भी है। CPEC के ऊपर भी हमारी इतलात है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की कुछ थिंकिंग है। इन तमाम तर मामलात को जहन में रखते हुए कुछ लोग ये समझते हैं कि उनका जब प्लान था सारा कुछ, उस वक्त ही ये नोटिफिकेशन क्यों किया गया। हाँ, नोटिफिकेशन होना तो ज़रूरी था, क्योंकि अब आगे उन्होंने चीफ जस्टिस बनना है, चीफ जस्टिस होते होते वो कमेटी का सरबराह नहीं हो सकते। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि वो अपना प्लान जो ऑलरेडी प्लान्ड है विजिट, उसको मुकम्मल करके आ जाते और फिर ये नोटिफिकेशन हो जाता। तो इसके ऊपर बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्यों कर एक क्या ये मकसद यही था कि उनको बाहर ना जाने दिया जाए। और वो आपको मालूम है भी, जैसे अतर मिनल्ला साहब भी बाहर गए थे तो बहुत से लोगों ने उस पर भी खफकी का इजहार किया था। तो ये उससे जोड़ रहे हैं लोग। तो ये बेसिकली नज़र तो सर ये आ रहा है, जो अगर हम सादा अल्फाज में बात करें कि पहले तो हम इशारों के नारों में कह देते थे ना कि जजेस में इख्तिलाफात हैं, अब बाकायदा तौर पर धड़े बन चुके हैं, बाकायदा धड़े हैं सर। वो तो आपने इन 2 जजेस के इख्तिलाफी नोट से भी अंदाज़ा लगा लिया होगा कि धड़ेबंदी जो है ना बड़े शदीद लेवल पे जाके पहुंच चुकी है। धड़े भी हैं और वो ढके छुपे भी नहीं हैं, सबके सामने जो है वो अब ये लड़ाई खुलकर आ गई है। और अब वो ज़ाहिर है कि बड़ा इंपॉर्टेंट वक्त जो है उसका आगाज़ हो गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान
12 जुलाई के फ़ैसले पर अमल दरामद करता है, या फिर अब इस कानून की जो कानून आज बिल पास हो गया है और ये कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा, जब ये सेनेट से भी पास हो जाएगा इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम और सदर मुमलिकत इस पर दस्तखत कर देंगे, क्या इस कानून की आड़ लेगा या फिर इलेक्शन कमीशन को वाज़ेह डायरेक्शंस जो दी गई थी इन 8 जजेस की तरफ से कि जो 13 जनवरी का फ़ैसला था आपने उसके ऊपर दुरुस्त अमल दरामद नहीं किया, आप कोर्ट के पास गालिबन नहीं गए। ये एग्जैक्टली लिखा नहीं है, लेकिन बात तो यही थी कि उसके ऊपर दुरुस्त तरीके से अमल दरामद नहीं हुआ, उसको सही समझा नहीं गया। एक बड़ी पार्टी को जो है वो बिल्कुल ही इंतखाबी प्रोसेस से आउट कर दिया। तो क्या अब जो ये कहा गया इनको कि आप आ जाएं, हमारे से समझ लें, इन चैम्बर पिटीशन फाइल कर दें, अप्रोच कर लें, सुप्रीम कोर्ट से पूछ लें हम कहना क्या चाहते हैं और उस पर अमल दरामद करें, क्या करता है इलेक्शन कमीशन, और फिर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के 8 जजेस का इसके ऊपर क्या रिएक्शन होता है, उसके लिए काउंटडाउन जो है वो शुरू हो गया। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।